हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल एट इम्प्रूवमेंट जोन। देश के अंदर कंट्रोवर्सी चली हुई है तमिलनाडु स्टेट और सेंटर के बीच में। पहला डिस्प्यूट है लैंग्वेज को लेकर, दूसरा है डिलिमिटेशन का। लैंग्वेज जो कि किसी भी एरिया की आइडेंटिटी हो सकती है, हिस्टोरिकल हेरिटेज हो सकती है। अब यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व रखने के लिए लोगों के द्वारा हंगर स्ट्राइक्स की गई, प्रोटेस्ट किए गए। इसी बीच 1947 में हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने सबसे बड़ा बहस का मुद्दा था लैंग्वेज का। नॉर्थ इंडिया के लोगों के द्वारा बयान आ रहे थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए और साउथ इंडियन इसके विरोध में थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक सोल्यूशन निकाला गया। नेशनल लैंग्वेज का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला ही नहीं और हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। और साथ ही साथ ये कहा गया कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 15 ईयर्स तक, यानी कि 1965 तक, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी। एक्चुअली उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंशा ये थी कि हिंदी ही 15 साल तक डोमिनेंट लैंग्वेज रह जाएगी और जो इंग्लिश है स्पॉन्टेनियसली ब्रिटिशर्स के जाते ही उसका जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। फिर इसी बीच लैंग्वेज एक्ट लाया गया 1963 के अंदर। इस लैंग्वेज एक्ट के अंदर हिंदी को मैंडेटरी बताया गया और इंग्लिश को ऑप्शनल रखा गया। हिंदी जब मैंडेटरी लैंग्वेज बताई गई इसके अंदर, अब जैसे ही इस एक्ट की खबर देश के अंदर फैली, तमिलनाडु के स्टूडेंट यूनियन सड़कों पर उतरे, देश के अंदर चक्का जाम किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और पूरा तमिलनाडु गूंजने लगा हिंदी हटाओ के स्लोगन से। और उसके बाद पुलिस के द्वारा फायरिंग भी की गई और 70 से ज्यादा उसके अंदर जाने गई। जैसे ही मामला 1-2 साल के अंदर शांत हुआ, फिर शास्त्री जी के द्वारा रेडियो पर आकर एश्योरेंस दी गई कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जब तक रखा जाएगा जब तक तमिलनाडु की जनता चाहेगी। और फिर इस एक्ट की इन्फोर्समेंट होती है 1965 के अंदर। अब 1963 में जो इतनी वायलेंस हुई, कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ 1967 के चुनावों में। उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के द्वारा जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी थी, उन राष्ट्रीय पार्टियों को इस तरह से विदाई दी गई कि अभी तक कोई भी नेशनल पार्टी इंडिपेंडेंटली वहां पर अपने पैर नहीं जमा पाई। फिर इसी बीच 1968 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी आई जिसके अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रखा गया था। इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर पहली लैंग्वेज थी हिंदी, दूसरी थी रीजनल लैंग्वेज और तीसरी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती थी, इंग्लिश भी या जो भी लोगों के अकॉर्डिंग। उस समय हिंदी को मैंडेटरी रखा गया जिस वजह से साउथ स्टेट्स के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया और उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि हिंदी हमारे लोगों के द्वारा कम से कम बोली जाने वाली लैंग्वेज है जिससे हमारी हेरिटेज को खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 आई, इस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके अंदर फिर से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके अंदर पहली लैंग्वेज रखी है मदर टंग और दूसरी रखी है इंग्लिश, तीसरी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज जो डिपेंड्स ऑन स्टेट की वो किस तरह की लैंग्वेज या कौन सी लैंग्वेज अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर विवाद छिड़ा हुआ है अभी, तमिलनाडु स्टेट का कहना है कि हिंदी हमारे ऊपर बैकडोर के माध्यम से इंपोज की जा रही है जिस वजह से हमारी आने वाली जनरेशन को इसका खतरा उठाना पड़ सकता है। जबकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बयान दिया गया कि जिस भी स्टेट के द्वारा एनईपी 2020 इंप्लीमेंट की जाएगी उसको पर्टिकुलर फंड दिया जाएगा अराउंड 2100 करोड़। और तमिलनाडु के सीएम के द्वारा बयान दिया गया कि सरकार यदि 10,000 करोड़ भी दे तो भी हम इस एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 पावर्स को एलोकेट करता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। यूनियन लिस्ट जिसके अंदर 100 ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसी तरह 61 ऐसे सब्जेक्ट रखे हुए हैं स्टेट लिस्ट के अंदर जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट का ही पार्ट रखा गया। अब ऐसे में यदि कंट्रोवर्सी होती है तो यूनियन गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी वही मान्य होगा देश के अंदर और जितनी भी फॉर्मल एजेंसीज स्टेट की जो इसकी इंप्लीमेंटेशन में काम करेंगी वो सभी सेंटर के इशारों पर काम करती हैं।
अब ये था पूरा लैंग्वेज का मुद्दा। दूसरा है डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन ये जो टॉपिक है, लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन देखने को मिले। इस साल भी जितने एग्जाम होंगे वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत चर्चा में चला हुआ है। अब डीलिमिटेशन है क्या? एक्चुअली 1952 के अंदर एक डीलिमिटेशन एक्ट आया, जिसके तहत कहा गया कि जब भी हर 10 साल बाद देश के अंदर सेंसस होंगे, यानी कि जब भी जनगणना होगी और जो भी उस जनगणना के आधार पर पॉपुलेशन आएगी, उस पॉपुलेशन को आधार मानकर इस एक्ट के तहत देश के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन का सेटअप किया जाएगा, और वो कमीशन सीट्स को एलोकेट करेगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। पहली बार डीलिमिटेशन एक्ट का यूज किया गया 1951 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1952 के अंदर। फिर 1962 में डीलिमिटेशन आया 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर 1972 में आया डीलिमिटेशन 1971 के अकॉर्डिंग। अब ये लास्ट टाइम डीलिमिटेशन आया था, उस टाइम 54.8 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसको आधार मानकर 543 सीट्स निर्धारित की गई थी। 2 सीट उसके अंदर एंग्लो इंडियन की थी, जो कि ये कंसेप्ट खत्म किया जा चुका है अभी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी करंट में 543 सीट्स हैं। फिर उसके बाद डीलिमिटेशन आया ही नहीं। एक्चुअली साउथ की स्टेट से बयान आए थे कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हमने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब यदि ऐसे में डीलिमिटेशन आया तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी पार्लियामेंट में, जिस वजह से फिर एक अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 के अंदर। इसके तहत डीलिमिटेशन को होल्ड पर रखा गया 25 ईयर्स तक। फिर उसके बाद 2001 के अंदर भी सेम अगेन यही प्रॉब्लम हुई, फिर उसको होल्ड कर दिया गया बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। अभी एक्चुअली 2021 के अंदर जो सेंसस होने थे, कोरोना की वजह से वो डिले हुए। अभी उनको जो जनगणना की जाएगी उसके बेस पर 2026 के अंदर डीलिमिटेशन आएगा, जिसके बाद बताया जाता है कि 848 अराउंड सीट्स होंगी पार्लियामेंट की। और इसीलिए अभी नए संसद भवन पर खर्चा किया गया सरकार के द्वारा। अब ऐसे में तमिलनाडु स्टेट का कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमने कंट्रोल में रखी है, और जो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन है वो हमारे कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो इतना जनसंख्या विस्फोट हुआ देश के अंदर पिछले 50 वर्षों से, आंकड़ा पहुंच गया 140 करोड़ के पार। अब यदि ऐसे में 543 जो सीट्स हैं 140 करोड़ पॉपुलेशन पर, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री के द्वारा बयान दिया गया कि यदि साउथ स्टेट्स को लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम यदि नॉर्थ स्टेट्स को 20 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी देंगे तो उसी तरह साउथ इंडियन स्टेट्स को 10 लाख या 15 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी दिया जाएगा। अब ये विवाद का मुद्दा छिड़ा हुआ है इस डिलिमिटेशन को लेकर। देखते हैं क्या इसका रेवोल्यूशन निकल कर आता है। फिर आर्टिकल 81 यही बात करता है सेंटर के लिए कि जब भी सेंसस होंगे, आफ्टर सेंसस रीएडजस्टमेंट की जाएगी सीट्स की लोकसभा के अंदर। आर्टिकल 70 का क्लोज 3 बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि आफ्टर ईच सेंसस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सीट्स को एलोकेट किया जाएगा। अब इस मुद्दे पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। तमिलनाडु स्टेट का मानना है कि जो भी आपकी तरफ से 1950 के दशक में फॉर्मल पॉलिसीज लाई गई थी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, उन पॉलिसीज को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया, जिस वजह से हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में है। ऐसे में यदि डिलिमिटेशन आया, हमारी रिप्रेजेंटेशन इतनी कम हो जाएगी कि हमारी क्षेत्रीय मांगों को भी अनदेखा किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। यही वजह है विवाद की। देखते हैं क्या इसका रेवोल्यूशन निकल कर आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।